एक सेकंड। ये रिजवान साहब आ गए आप? रिजवान साहब आ गए कि नहीं? उमर साहब पूछिएगा रिजवान साहब से जरा। हाँ जी, कर रहे हैं ज्वाइन, वो भी कर रहे हैं ज्वाइन। सैफ साहब करें शुरू, आ गए हैं सारे। अच्छा, सॉरी यार, आज मैं दूसरी जो लिंक था वो भेज अपनी गलती से दूसरी आईडी से पेड वाली नहीं भेज सका। चलिए यार, शुरू हो गया दोबारा। तो बॉम्ब के अंदर, अब मैं इसका आपको शुरू से एक बॉम्ब क्रिएट करवाता हूँ। इसका जो टी कोड है वो है CS01। तो मटेरियल देंगे, मटेरियल देके उसको एंटर करेगा। तो ये एक इस तरह की एक ब्लैंक स्क्रीन आपके पास खुलेगी। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने बॉम्ब जब भी बनाना होता है तो हमने आइटम कैटेगरी देनी होती है। आइटम कैटेगरी क्या चीज़ है कि जो ये बॉम्ब होगा, जिसके जो कंपोनेंट्स के अंदर यूज होगा, क्या वो स्टॉक आइटम होगी या नॉन स्टॉक आइटम होगी। ठीक है। क्या हमने स्टॉक इसका रखना है, स्टॉक में स्टॉक से लेनी है या नहीं, तो ये स्टॉक आइटम हम लेंगे। इसके बाद देंगे इसका रॉ मटेरियल। ठीक है। तो रॉ मटेरियल इसका क्या होगा? रॉ मटेरियल्स जो डिफाइन होंगे उन उसके अंदर से हमने इसका रॉ मटेरियल लेना होता है। ठीक है। क्वांटिटी कितनी लगेगी, एंटर। तो ये एक कंपोनेंट ऐड हो गया। फिनिश मटेरियल ये है जो हमने प्रोड्यूस करना है। और उसके अंदर जो पहला कंपोनेंट यूज होगा वो ये होगा। और उसकी क्वांटिटी इतनी लगेगी। इतनी क्वांटिटी कितनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेगी, हेडर के अंदर इसकी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे बेस क्वांटिटी आ रही है जी। ठीक है। और स्टेटस इसका एक्टिव है, बॉम्ब इसका एक्टिव है। एडिशनल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी, अगर आपने कोई लैब या ऑफिस एडिशनल एज ए रिपोर्टिंग यूज करना है तो दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन के अंदर आपको मिलेगी कि ये बॉम्ब वैलिड कब से है और कब तक वैलिड है। ठीक है। क्या इसके अंदर कुछ चेंज हो चुका है तो चेंज नंबर, यहाँ पे अगर बॉम्ब के अंदर कोई चेंज होगा तो चेंज नंबर लग जाएगा। अभी तक इसका क्रिएटेड ऑन नहीं आ रहा, क्योंकि ये मटेरियल हम बॉम्ब पहली दफा फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो इसका क्रिएटेड ऑन नहीं आ रहा। तो क्रिएटेड ऑन जैसे सेव करेंगे तो साथ ही क्रिएटेड ऑन क्रिएटेड बाय आ जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंज है कब और किसने किया तो चेंज बाय चेंज भी यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट असाइनमेंट के अंदर अगर जाएं तो डॉक्यूमेंट असाइनमेंट के अंदर अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट असाइन करना है तो यहाँ पे ये अटैचमेंट वगैरह है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसके अलावा आइटम के अंदर एक और चीज है जो मैं आपको बता दूं। आइटम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे है जी आइटम नंबर कंपोनेंट, उसकी कैटेगरी L है। और क्या ये कोई इसकी कोई को प्रोडक्ट है? को प्रोडक्ट का मतलब कि आपको पता ही है कि जो चीज हम बना रहे हैं तो क्या ये साथ इसकी कोई एज ए ये को प्रोडक्ट भी निकलेगी, तो यहाँ पे इसका चेक लगा सकते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट स्क्रैप, अगर इसकी कोई स्क्रैप की परसेंटेज है तो वह यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि कितने परसेंट इसके अंदर स्क्रैप है। तो स्क्रैप की अगर हम यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे 10% स्क्रैप है। ठीक है। तो जो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, ये क्वांटिटी हमने डिफाइन की है कि 10 पीस लगेंगे। कितनी बेस क्वांटिटी के ऊपर? एक बेस क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है। एक बेस क्वांटिटी के 10 कंजप्शन है। और हमने इसकी जो दी है
कंपोनेंट स्क्रैप वो भी 10% दे दी है। ठीक है। तो जब भी इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होगी इस रॉ मटेरियल की एमआरपी के थ्रू, तो वो 10% एक्स्ट्रा उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जनरेट करेगा। तो 10% एक्स्ट्रा जब भी जनरेट होगी, इसका मतलब है कि जो स्क्रैप की परसेंटेज है वो हम यहीं से कैलकुलेट करवा लेते हैं। तो ये बॉम्ब के अंदर अगर हमने बॉम्ब किस तरह बनाना है और इसके अंदर हमने इसका स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव किस तरह करना है, तो ये बॉम्ब के अंदर ये हेडर के अंदर इसका स्टेटस है, एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है। और इसके अलावा आइटम के अंदर इस कौन सा मटेरियल है और कितनी क्वांटिटी है। ठीक है। और इसकी जो स्क्रैप की परसेंटेज है वो कितनी है, वो हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये है जी बॉम्ब जो मास्टर डेटा है पीपी का, प्रोडक्शन प्लानिंग का, जिसकी बेस पे आगे सारी हमारी प्रोडक्शन होती है। जी रिजवान साहब, बॉम्ब की समझ आ गई आपको? जी हाँ जी। अच्छा, इसको कर देते हैं सेव। तो तीसरा जो मेन मास्टर डाटा है पीपी का वो है जी वर्क सेंटर, जो जिसकी बेस पे हमने आ, इसकी की है जी राउटिंग की है। तो वर्क सेंटर को क्रिएट करने का जो टी कोड है वो मैं आपको बता दूं, CR01 है। ठीक है। और ये भी लॉजिस्टिक के अंदर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के मास्टर डाटा के अंदर वर्क सेंटर के टैब में आता है। ठीक है। तो हमारी जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट है या हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कैपेसिटी है वो सारी की सारी वर्क सेंटर के थ्रू मैनेज होती है। तो वर्क सेंटर जो है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी वर्क सेंटर ओपन होता है तो वर्क सेंटर को सबसे पहले उसकी कैटेगरी लगाई जाती है कि इस वर्क सेंटर की कैटेगरी कौन सी है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वर्क सेंटर क्या है, सेट ऑफ मशीन्स, लेबर या पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। तो वर्क सेंटर को एज ए मशीन ओपन है या एज ए लेबर ओपन है, तो यहाँ पे उसकी सबसे पहले इसकी कैटेगरी दी जाती है। उसके बाद इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन मीन के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन के अंदर कोई भी मेन बंदा जो है उसको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन पीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन साइड है वहाँ पे ये सारे ओपन किए जाते हैं। टोटल जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं फिर बाद में रेलिवेंट वर्क सेंटर को उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो दे दिया जाता है। यूजर, इसका यूजर है जी ऑल टास्क। ऑल टास्क का मतलब है कि ये उसके अंदर राउटिंग के अंदर प्रोडक्शन के अंदर सारे टास्क के अंदर यूज होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी इसके ऊपर एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, मशीन, लेबर और टीयर डाउन। मशीन जो है यहाँ पे रूल्स मेंटेन की जाते हैं। ये इस टाइम नो चेकिंग है, इसको मस्ट एंटर कर सकते हैं आप, ताकि जब भी राउटिंग बने तो जो वहाँ पे जो मिनट्स हैं वो सिस्टम जो यूजर जो भी क्रिएट करे वो इसको दिए बगैर आगे ना जाए। तो यहाँ पे हम उसको रूल उसके मस्ट भी एंटर भी कर सकते हैं, ये रूल मेंटेन कर सकते हैं वर्क सेंटर के ऊपर। ये था जी हमारा पहला टैब बेसिक का। ठीक है। दूसरा है जी डिफॉल्ट वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यूज के अंदर ये कंट्रोल कीज है और कंट्रोल की के नीचे दी जाती है मशीन का जो पैरामीटर है, इसकी जो हमने कैलकुलेशन लेनी है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। तो वो है जी मिनट्स। जो मशीन की कैपेसिटी या उसके जो स्टैंडर्ड मिनट्स किस तरह कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पे उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटी। कैपेसिटी के टैब के अंदर कैपेसिटी की कैटेगरी दी जाती है। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट में हमने उसको दी, यहाँ पे उसको बाय डिफॉल्ट आ गई। उसके बाद अगर हम कैपेसिटी के ऊपर डबल क्लिक करूँ मैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे आ जाता है जी इसका बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है जी, ऑर्ड्स। क्योंकि ये एज ए पर्सन खुला हुआ है जी वर्क सेंटर, तो पर्सन की जो एफिशिएंसी है ऑर्ड्स के अंदर होगी। इसका स्टार्ट टाइम क्या है, अगर कोई भी मशीन है या लेबर है तो वो कितने बजे काम शुरू करती है, ये 8 बजे, और ख़त्म कितने बजे करती है, 5 बजे। लेंथ ऑफ ब्रेक कितने की है, टोटल 1 घंटे की ब्रेक है। ठीक है। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट सिस्टम ने किया वो 8 घंटे का। 9 घंटे हमने दे के 1 घंटा उसको दे दिया ब्रेक का। टोटल जो नेट वर्किंग आवर्स हैं वो 8 घंटे बनते हैं।
उसके बाद आया था यूटिलाइजेशन परसेंटेज, कि इस वर्क सेंटर की कितने परसेंट यूटिलाइजेशन है। अगर तो हमें पता है कि हम इसको 90%, 80% पे चला रहे हैं या 70% पे चला रहे हैं, तो परसेंटेज की यूटिलाइजेशन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद है जी नंबर ऑफ इंडिविजुअल मशीन्स, कि इस तरह के और कितने बंदे हैं या इस तरह की और कितनी मशीन है। अभी टोटल 8 घंटे ऑपरेटिंग टाइम निकला है, और उसके साथ उसकी जो कैपेसिटी है वो 24 आवर्स निकले हैं। अगर मैं करता हूँ इसको कि ये एक बंदा है, ठीक है, तो सिस्टम इसको साथ ही इसकी जो कैपेसिटी कैलकुलेट करेगा वो साथ इसकी 8 घंटे कर देगा, क्योंकि ये 8 घंटे चलना है, और ये इंडिविजुअल बंदा भी एक है, तो 8 घंटे इसके पास टाइम है। अगर मैं करता हूँ ये 5 बंदे हैं, ठीक है, तो सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे 40 आवर्स कर देगा। तो ये कैपेसिटी कैलकुलेशन जो सिस्टम के अंदर जो पैरामीटर्स हमने देने होते हैं वो ये है, इसका स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ब्रेक, यूटिलाइजेशन और उसकी कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी। उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, एसएपी के स्टैंडर्ड फार्मूलाज दिए गए हैं कि हमने सेटअप टाइम जो करना है, अगर लेना है तो उसके लिए ये फार्मूला दे दें, प्रोसेसिंग टाइम कैलकुलेट करना है तो ये दें। ये एसएपी के स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं। उसके बाद है स्केजुलिंग। अगर हमें स्केजुलिंग करनी है इसकी, तो उसके लिए भी कौन सी कैपेसिटी कैटेगरी है, शिफ्ट कौन सी है जी, ये डे शिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं एसएपी के। कॉस्टिंग, पीपी की सीओ के साथ जो इंटीग्रेशन है वो कॉस्ट सेंटर के थ्रू होती है, कि ये जो कॉस्ट सेंटर है इसका ये कंट्रोलिंग एरिया, और ये कंट्रोलिंग एरिया आगे जाके किसी ना किसी कंपनी कोड को साइन होता है। अब इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है जी इसका, ठीक है जी, फॉर्मूला की है। अब ये कॉस्ट सेंटर जो है, इस कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी जो इसकी आगे डिफाइन होती हैं, इसकी जो रेट डिफाइन होते हैं, जिस तरह हमने इसके दिए हैं मिनट, इस तरह इन 3 एक्टिविटीज के पर मिनट रेट जो है इस कॉस्ट सेंटर के रेलिवेंट आगे डिफाइन किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है जी, जब भी हम राउटिंग जो है उसके अंदर मिनट देते हैं और हम कैलकुलेट करवाते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है जी, मिनट जो है वो हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं, और एस्टिमेटेड हमारी कॉस्ट भी कैलकुलेट हो जाती है। तो मिनट कहाँ पे डलते हैं, इसकी जो इसके हैं जी कॉस्टिंग के जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पे डलती हैं, ये प्योरली सीओ का एरिया है, KP26, ठीक है। KP26 के अंदर फिर इसका वर्जन और पीरियड, पीरियड वाइज होते हैं जी इसके, कि कौन से अभी मैं सारे पीरियड्स के अंदर इसको देख रहा हूँ। ये जो सीओ का सेक्शन होगा, सीओ के अंदर आपको ये उमैर सब करवा देंगे, क्योंकि ये सीओ कंट्रोलिंग का मॉड्यूल है, तो उसके अंदर प्रॉपर कॉस्ट सेंटर बना के उसके अंदर जो रेट हैं वो आपको दे देंगे। पीपी में हमने इसको सिर्फ असाइन करना होता है वर्क सेंटर को उसका कॉस्ट सेंटर, और कॉस्ट सेंटर के अंदर हमने बताने होता है जी कौन कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे, जो एक्टिविटी सीओ के अंदर दी जाती है वो कॉस्ट सेंटर से उठ के यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। वैलिडिटी दे दी जाती है कि ये जो इसकी कॉस्टिंग की वैलिडिटी क्या है, कब से कब तक वैलिड है। यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ सेव, तो ये हो गया यहाँ पे सेव, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं ये अगले मास्टर डेटा के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने हमारे पास मटेरियल भी हो गया, और राउटिंग भी होगी, और बॉम्ब भी हो गया, ठीक है। वर्क सेंटर भी हो गया। वर्क सेंटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने डिसाइड अच्छे उसके अंदर डाल दी।
अच्छा, अब जो जो मटेरियल फाइनल हुआ है कि इस मटेरियल के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट, कौन सा वर्क सेंटर, कितने मिनट लगेंगे, उसकी बेस पे क्या होता है, फिर इसकी आगे प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के डिफरेंट तरीकाकार हैं कि दो तरह की प्रोडक्शन है। कुछ ऐसी प्रोडक्शन है जो हमारी सेल ऑर्डर बेस है, जिसकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी सेल ऑर्डर से आती है। दूसरी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो है जी हमारा, कि हम उसके ऑर्डर खुद बनाते हैं, जो मेक टू स्टॉक के सिनेरियोज हैं। मेक टू स्टॉक के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर्स हम मैनुअल खुद बनाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर का जो टी कोड है वो है CO01। एलओवी के थ्रू भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये है जी लॉजिस्टिक प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर है जी शॉप फ्लोर कंट्रोल, और इसके अंदर है जी ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के अंदर है जी CO01 विद मटेरियल, ठीक है। विद मटेरियल हम इसको देंगे मटेरियल, ठीक है, और एंटर कर देंगे। ऑर्डर टाइप क्या चीज है कि ऑर्डर टाइप के ऊपर हमने डिफरेंट सेग्रीगेशन की होती है, कि एक ही प्लांट के ऊपर अगर हमारी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शन हो रही है, जैसे कि डिफरेंट स्टेप्स के अंदर चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जैसे फैब्रिक की कोई इंडस्ट्री है, तो जो प्रिंटिंग की ऑर्डर टाइप और होगी। उसके बाद कपड़ा कोई फोल्ड हो रहा है तो उसकी ऑर्डर टाइप और होगी। कट टू पैक की ऑर्डर टाइप और होगी। तो ऑर्डर टाइप जो है एक्चुअली वो हमें प्रोडक्शन के अंदर, जब हमने कोई भी प्रोडक्शन देखनी हो, तो ऑर्डर टाइप से पता चलता है जी इसकी कितनी प्रोडक्शन हो गई है, कितनी रह गई है। और ऑर्डर टाइप से ही ये चीज़ें आगे डिफाइन होती हैं। तो हम कोई भी ऑर्डर टाइप ले लेते हैं जिसकी। ये स्क्रीन है जी प्रोडक्शन ऑर्डर की। प्रोडक्शन ऑर्डर जिस तरह हमारा परचेज के अंदर परचेज ऑर्डर होता है, सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्डर होता है, इस तरह प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास होता है जी प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर ये जो स्क्रीन है इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी मटेरियल। इस मटेरियल की प्रोडक्शन होनी है, कितनी क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है, ये मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ ऑर्डर मैनुअल के किस तरह ऑर्डर बनता है, ठीक है। अब इसमें जो 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 भी ऑर्डर टाइप हम डिफाइन यहाँ पर करते हैं, तो ऑर्डर टाइप के ऊपर ये स्केजुलिंग डिफाइन होती है कि हमने स्केजुलिंग बैकवर्ड करनी है या फॉरवर्ड करनी है। बैकवर्ड से मुराद कि हमारे पास फिनिश डेट है, ठीक है। फिनिश डेट हमारे पास है, लेकिन हमारे पास स्टार्ट डेट नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है, स्टार्ट डेट ऑटो कैलकुलेट करता है कि ये कब शुरू होगा। अब सिस्टम ने इसको स्केड्यूल किया कि ये 8/12 को शुरू, मैंने ये 12 को शुरू होगा और 15 को खत्म होगा, ठीक है जी। तो मैंने इसको सिर्फ 15 डेट दी है, 12 डेट सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट की है। ऑटो उसने किस तरह कैलकुलेट की है, हम इसके अंदर जो टैब्स हैं, जो हमने बॉम और राउटिंग बनाई थी, उस उन टैब्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन का टैब आ रहा है। ऑपरेशन के ऊपर अगर क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन आ रहे हैं, ठीक है। ये वही ऑपरेशन है जो राउटिंग के अंदर डिफाइन किए जाते हैं जी, ये वाला उसका ऑपरेशन नंबर, ठीक है जी, वर्क सेंटर और उसका नंबर। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये वो स्टैंडर्ड मिनट्स मिनट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाए होके आ जाएंगे, जो हमने राउटिंग के अंदर डिफाइन किए, ठीक है, कि कितने मिनट इसको लगेंगे। इसी तरह इसके अंदर जो हमने कंपोनेंट दिए, जो हमने कंपोनेंट डिफाइन किए प्रोडक्शन के मटेरियल के, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट की एक फील्ड है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, ठीक है।
अभी ऑर्डर की क्वांटिटी हमने कितनी डाली है वो देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे 100 पीस प्रोड्यूस करने हैं। 100 पीस प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपोनेंट की क्वांटिटी है वो सिस्टम ने कैलकुलेट की है कि ये वाला पहला जो मटेरियल है ये 200 चाहिए, बाकी हमें एक एक 100 100 100 चाहिए। क्यों चाहिए कि ये जो मटेरियल है इसका जो हमने बॉम्ब बनाया था वो बॉम्ब भी हम देख लेते हैं। CS03 के अंदर वो मटेरियल दे के एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। तो ये बॉम्ब नंबर 1, इसके अंदर देखिए जो पहला मटेरियल है उसकी जो क्वांटिटी है 2 हमने दी थी। इस चीज को बनाने के लिए हेडर के अंदर इसकी बेस क्वांटिटी भी देख लेते हैं। बेस क्वांटिटी भी 1 है, और एक चीज को बनाने के लिए जो उसकी टोटल क्वांटिटी है वो कितनी आई है हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर, 200। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज मैं करके देता हूँ आपको, स्क्रैप। ये पहला जो मटेरियल है इसके अंदर मैं कर देता हूँ जी स्क्रैप की 30% स्क्रैप इसके अंदर डाल देते हैं जी परसेंट। तो सेव कर देता हूँ। ठीक है। अब बैक आ जाते हैं और प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर में हम इस प्रोडक्शन ऑर्डर को दोबारा क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। CO01 मटीरियल, एंटर। ठीक है। अब मैं फिर कहता हूँ जी मुझे इसकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है वो 100 करनी है। एंटर करूंगा तो सिस्टम साथ ही पूछ लेगा कि बैकवर्ड स्केजुलिंग एक्टिव है, एंटर अ फिनिश डेट। फिनिश डेट में कैलकुलेट करूँ। अब मैं इसको कह रहा हूँ जी मुझे 12 तारीख को मैंने मेरी फिनिश डेट है। 12 अगस्त। ठीक है जी, एंटर करता हूँ। तो उसकी जो स्टार्ट डेट थी सिस्टम ने 9/8 कर दिया है। अच्छा जी। अब इसके कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है देखें, 260 कैलकुलेट हुई है। 30% हमने कहा जी इसकी वेस्टेज है। ठीक है। तो जो बॉम्ब के अंदर हम स्क्रैप की परसेंटेज देते हैं वो जब भी प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है तो उसकी जो परसेंटेज है वो इसके अंदर ऐड होती है। अगर किसी और भी कंपोनेंट के अंदर मैं उसकी स्क्रैप की जो परसेंटेज है वो डालूंगा तो उसकी जो स्क्रैप की रिक्वायरमेंट है वो ऐड होकर उसकी रिक्वायरमेंट बनेगी। उसके बाद ऑपरेशन के अंदर आ जाते हैं। तो ऑपरेशन के अंदर जो पहला ऑपरेशन है इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर। स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर देखें तो जो पहले 2 है वो ब्लैंक आ रहे हैं। इसके अंदर स्टार लग गया। इसको स्टार देखें क्यों लग गया है। मैंने वर्क सेंटर के ऊपर उसको मस्ट बी एंटर कर दिया था। ठीक है। मस्ट बी एंटर किया तो उसने यहाँ पे इसको मांगना शुरू कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा चला जाता हूँ उसके अंदर। अभी यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर देख लीजिए मिनट कितने लग रहे हैं ताकि उसका भी हम एनालिसिस कर लें। ऑपरेशन 10 के ऊपर हम जो 100 पीस के लिए 10 मिनट्स कह रहा है, 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। अब इस स्क्रीन को मैं बंद कर देता हूँ। और इसको मैं दोबारा राउटिंग के अंदर जाता हूँ, उस मटेरियल को देता हूँ। तो इसके अंदर जो मिनट्स हैं पहले ऑपरेशन के, इसको मस्ट बी एंटर कर दिया तो वो मांग रहा है। ये सारे एक दफा दे दूं फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, 10 नंबर के ऊपर मैं कहता हूँ जी बेस क्वांटिटी 1 है। 70 ऑपरेशन पे चला गया, इसको हम लेके जाते हैं 10 के ऊपर। ठीक है जी, बेस क्वांटिटी कहता हूँ एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लगते हैं। ठीक है।
एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लगते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर। ठीक है जी, 001 के ऊपर एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और फिनिश डेट आप मैं कर देता हूँ 09 अगस्त की कह देता हूँ जी, मुझे 9 तारीख को ये चीज़ चाहिए। एंटर करता हूँ तो सिस्टम ये कहता है ये 2 तारीख को शुरू करें। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा आ जाता है जी ऑपरेशन के ऊपर। ऑपरेशन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, पहले ऑपरेशन को मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनट्स कैलकुलेट हुए हैं वो देख लें जी कितने हैं। तो ये तरीकाकार है जी बॉम और राउटिंग का, जो आगे उसका यूजेज है, बॉम और राउटिंग की क्या यूजेज है, उसका क्या फायदा नुकसान है, ये आपके सामने है। अब इसके आगे चलते हैं जी। जब भी प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है तो सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है जी उसकी टोटल क्वांटिटी, स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट, जो सिस्टम ने स्केड्यूल की है वो डेट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आती है असाइनमेंट। असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे अगर, तो यहाँ पे आ जाता है जी इसका एमआरपी कंट्रोलर क्या है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर कौन है, ये मटेरियल से आते हैं। कि जब मटेरियल ओपन करते हैं तो मटेरियल के अंदर एमआरपी कंट्रोलर असाइन करते हैं। ठीक, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी नीचे डब्ल्यू, ये अगर प्रोडक्शन ऑर्डर किसी सेल ऑर्डर के रेलिवेंट होगा, अगर वो किसी सेल ऑर्डर से बना है तो उसका यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर आ जाएगा और उसकी सेल ऑर्डर की लाइन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्लान ऑर्डर, जो अगर ये किसी एमआरपी से बना है तो यहाँ पे उसका प्लान ऑर्डर नंबर भी आ जाएगा। तो ये असाइनमेंट के अंदर चीजें हैं। अगर प्रॉफिट सेंटर उसका साइड है मटेरियल का तो वो भी आ जाएगा। गुड सीड के टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जो स्टॉक जब भी इस प्रोडक्शन ऑर्डर का स्टॉक रिसीव होगा तो कहाँ पे होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक होगा, मीन आगे यूजेबल होगा। और गुड रसीड का चेक, इसका मतलब है कि ये इसका स्टॉक रिसीव होना है। जीआर नॉन वैलिडेट का मतलब है कि इसका जो जो इसका जो जितनी भी जीआर होगी उस स्टॉक की वैल्यू नहीं होगी कोई भी, तो नॉन वैलिडेटेड है। डिलीवरी कंप्लीटेड है। तो इसका जो फर्स्ट अभी सिर्फ पहला चेक लगा है, पहला चेक का मतलब है कि ये गुड रसीड इसकी होनी है। उसके बाद है जी टॉलरेंस। हर ऑर्डर के ऊपर टॉलरेंस लग जाती है कि हमने इसकी अंडर या ओवर टॉलरेंस अगर कोई करनी है तो यहाँ पे ये कंट्रोल है कि ऑर्डर के ऊपर जितने परसेंट टॉलरेंस होगी वही परसेंटेज आगे जो है कैरी होगी जब भी हम इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट चीजें कंज्यूम करेंगे या रिसीव करेंगे। कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं जी। अ, ये भी सारी की सारी चीजें मटेरियल से आती हैं जी। उसके बाद डेट्स एंड क्वांटिटीज, कि इसकी स्केजुलिंग डेट क्या है जी, सिस्टम ने कब डेट की है, कंफर्म किस डेट को ऑर्डर कंफर्म होने जा रहा है, ये वो डेट आ गई है, टाइम आ गया है, इसकी एंड डेट आ गई है। ठीक है, मास्टर डेटा के अंदर चले जाते हैं जी। मास्टर डेटा के अंदर उसका ग्रुप, जो हम राउटिंग बनाते हैं तो राउटिंग का ग्रुप लग जाता है। तो उसका जो ग्रुप काउंटर 1 है, 1 का मतलब है जब भी राउटिंग बनती है तो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल राउटिंग्स एक मटेरियल की बन जाती हैं। तो काउंटर 1 और 2 यहाँ पे पता चल, ये बता रहा है कि काउंटर 1 यूज हो रहा है। वैलिड फ्रॉम, कब से वैलिड है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लोजन डेट कौन सी है जी, ये 5/8 को एक्सप्लोड होगा। और लॉन्ग टेक्स्ट इसका, हेलो, हेलो, हेलो रिजवान साहब, मेरी आवाज आ रही है। जी। जब आ रही है। जी, इंटरनेट के अंदर थोड़ा सा ग्लिच आया था, मैं देख लेता हूँ। तो प्रोडक्शन ऑर्डर की हमने शुरू किया हुआ, जिसमें है जी एडमिनिस्ट्रेशन।
एडमिनिस्ट्रेशन अभी इसका क्रिएशन, ये जिस यूजर से मैं लॉगिन हूँ वो लॉगिन आ गया है। अगर इसके कोई चेंज है तो चेंज आ जाएगा। डेट अभी नहीं आई क्योंकि अभी ये सिर्फ हमने सेव नहीं किया, अभी क्रिएशन मोड में सेव नहीं हुआ अभी। आइटम इसकी फास्ट एंट्री। तो ये है जी प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है तो करें। हमने मटेरियल किया है जी मास्टर डेटा, उसके बाद हमने उसके किया जी उसका बॉम्ब बनाया, राउटिंग बनाई, वर्क सेंटर बनाया, और अब हम आ गए हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर। प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर रिजवान साहब क्वेश्चन है तो करें आप। लास्ट एंट्री लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट पे करेंगे, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट एंट्री लास्ट में लिखा हुआ है, वो उसका नहीं आप लोग जाएगा। किस चीज का? फास्ट एंट्री का? ये फास्ट एंट्री एंट्री के अंदर ये वो बता रहा है जी मटेरियल कौन सा है, सेल ऑर्डर कौन सा है, पूरी एंट्री बना के दिखा रहा है जी। जीआर क्वांटिटी कितनी होगी या बेस क्वांटिटी कितनी है। वो जो ऑर्डर बनेगा उसकी उसने एक फास्ट एंट्री बना के बता दी है अभी। मतलब कि वक्त से पहले कुछ चीजें जो फ्यूचर बने निकलेगा वो क्या होगा, ये वाला मटेरियल प्रोड्यूस होगा, उसकी इतनी क्वांटिटी होगी, और प्लांट ये वाला होगा उसका। सेल ऑर्डर अगर को होगा तो सेल ऑर्डर होगा। जीआर कितनी है? अभी जीआर 0 है इसकी। बेस क्वांटिटी कौन सी कितनी? 100। ठीक है जी, ये फास्ट एंट्री है कि उसने वक्त से पहले एंट्री के दिखा दी है। ये ऑर्डर की पूरी है जी। इसके अंदर अब इसको कर देते हैं जी सेव हम। ये नीचे जी। इसका बटन है। ये इसको नंबर लग गया है, प्रोडक्शन ऑर्डर नंबर लग गया है। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर अभी इसके एक ऊपर एक चीज रहती है जो मैंने आपको नहीं करवाई, कि प्रोडक्शन ऑर्डर जब भी बनता है तो उसका एक स्टेटस होता है। ठीक है, तो उसका स्टेटस क्या है? अभी मैं स्टेटस इसका दिखा देता हूँ आपको। हल्का दरवाजा को इंटरनेट बंद हो जाता है। समझ आ रही है, अभी समझ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आपकी आती है लेकिन कट कट के आ रही है। जी अभी ठीक है आवाज? अभी भी कट कट के आ रही है। असल में ना इंटरनेट कुछ डाउनग्रेड हुआ है जिसकी वजह से ये आवाज सारी कट के आ रही है। हाँ जी रिजवान साहब, भाई हेलो। आवाज ठीक है तो चलिए। अगर पाकिस्तान लेवल पे इंटरनेट का इशू बना हुआ है आज दोपहर से, जो हमारी मेन वायर है पाकिस्तान की, वो उसमें कोई डैमेज आया। अभी ठीक है आवाज मेरी? जब वापस ठीक आ रही है। हेलो। जी अभी आवाज आ रही है मेरी? मैं कॉल कर रहा हूँ। ये आवाज बिल्कुल ठीक आ रही जी रिजवान साहब आवाज ठीक आ रही थी। अगर मैं शुरू चलूँ, मैं रुक गया हूँ कि आपको पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं आ रही। जी जी जी, हाँ जी जी, आवाज। अच्छा, जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो भी बनेगा उसको स्टेटस क्या है वो दिखा दो आपको प्रोडक्शन ऑर्डर का।
अच्छा तो ये तो सेशन हमने शुरू किया हुआ ये है जी प्रोडक्शन प्लानिंग। एसएपी के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस हमने किस तरह एग्जीक्यूट होता है, उसका क्या तरीकाकार है, ये आज डिस्कस हम करेंगे। प्रेजेंटेशन हमने जो थी वो शुरू की थी, उसमें हमने कुछ फंक्शनैलिटीज पढ़ी थी इसकी, कि प्रोडक्शन की फंक्शनैलिटीज क्या है। उसके बाद उसका ओवरव्यू देखा जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मास्टर डेटा। ठीक है, तो मास्टर डेटा जो है वो आज हम शुरू करते हैं। पीपी का जो मास्टर डाटा है, तो मास्टर डाटा में जो सबसे पहले चीज़ है वो है मटेरियल। तो मटेरियल जो है मैं आज शुरू करने लगा हूँ जी। एसएपी की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही। अच्छा, मास्टर डाटा में जो सबसे पहली चीज़ है वो है मटेरियल मास्टर। ये स्टडी साथ कर लेते हैं हम। पीपी की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो है एमएम और सीओ के साथ। एमएम और सीओ के साथ किस तरह है कि एमएम के जो मटेरियल मास्टर है पीपी का, वो सारा के सारा एमएम ही ओपन होता है, और सीओ जो कंट्रोलिंग हमारा मॉड्यूल है, जितनी भी हमारी गुड्स इश्यूएंस, गुड रसीड्स, उससे रेलिवेंट जितने भी हमारे कंट्रोलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे पीपी के सीओ के अंदर पोस्ट होते हैं। तो ये तीन मॉड्यूल की आपस में डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहला है जी मटेरियल मास्टर। तो इसमें जी मटेरियल मास्टर को हम चेंज करते हैं। मटेरियल मास्टर नंबर ये है। मटेरियल मास्टर की प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने एमएम के अंदर की हुई है। इसके अंदर हमने करना क्या है, अच्छा मटेरियल मास्टर के अंदर व्यूज का कॉन्सेप्ट आपको है जी। व्यूज क्या चीज़ है? तो प्रोडक्शन के जो व्यूज हैं वो है एमआरपी 1 2 3 और 4। प्लांट जो हम जिसके ऊपर प्रोडक्शन की सारे प्रोसेस हल करेंगे वो है जी DL00। प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, उसके अंदर है जी कि एमआरपी, कि क्या हमने इस पे एमआरपी रन करनी है या नहीं। तो एमआरपी, अगर हमने मटेरियल के ऊपर एमआरपी रन करनी है तो इसको हम करेंगे पीडी। ये है जी एमआरपी। एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अगर हमने सिस्टम के थ्रू इसकी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी है मटेरियल की तो हम इसको पीडी लगाएंगे। ठीक है। और केस स्टडी को देख लें तो केस स्टडी के अंदर भी हमने क्या किया जी, जो मटेरियल चेंज किया है उसके बेसिक एमआरपी की व्यू में जाके हमने यहाँ पे। अच्छा,
हमने इसके अंदर पीडी करनी है, एमआरपी टाइप पीडी करके हमने इसको लॉट साइज ईएक्स कर देनी है। ईएक्स क्या है? लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी की, हर लॉट की लॉट फॉर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो बने। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम इसकी एमआरपी रन करेंगे तो सिस्टम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करेगा प्रोडक्शन की। उसके साथ जो एमआरपी के अंदर जो मेजर चीज है मटेरियल के अंदर, वो है प्रोक्योरमेंट टाइप, कि हमने इस मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट टाइप है वो कौन सी रखनी है। एक्स का मतलब है कि हम इस मटेरियल के ऊपर दोनों प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से मुराद है कि हम इसकी अगर किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कोई चीज परचेज करना चाहें तो उसके लिए एक्सटर्नल रखेंगे। और अगर हमने इन हाउस प्रोडक्शन करनी है और हम इसको यहाँ पे बाइंड करना चाहते हैं कि सिर्फ जो है इंटरनल प्रोक्योरमेंट हो और एक्सटर्नल ना हो, तो सिर्फ ई करेंगे। इसके अलावा अगर बॉथ भी कर दें तो बॉथ के अंदर क्या होता है कि हम दोनों ही कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें हमें सिस्टम इन हाउस प्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर लेके जाता है, लेकिन उसको अगर हम बाद में परचेज करना चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी एमआरपी 3 के अंदर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है जी कि हमने इसकी जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी है वो कौन सी करनी है। इसको हमने मेक टू ऑर्डर करना है, मेक टू स्टॉक करना है, ये स्ट्रेटेजीज जो हैं आगे जब ये प्रोसेस रन करेंगे तो वहाँ पे जो इनका इस्तेमाल होगा वो आपको बताऊंगा मैं। एमआरपी 4 के अंदर इंडिविजुअल और कलेक्टिव का एक चेक होता है कि हमने इस मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिपेंडेंट बनानी है या डिपेंडेंट बनानी है। डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट वो होती है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रेलिवेंट होती हैं, जैसे कि किसी सेल ऑर्डर के रेलिवेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंडेंट होगी। और इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी भी सेल ऑर्डर से एलिमेंट नहीं होती, जेनेरिक होती हैं। ओवरऑल मटेरियल को कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको ब्लैंक ही रखा जाता है। ब्लैंक के अंदर क्या होता है जी कि बाय डिफॉल्ट ये जो है डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ही होती है, बाद में आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप किसी को कहीं पे रोकना चाहें तो आप रोक भी सकते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल करे या कलेक्टिव करे। तो ये कुछ एमआरपी के जो चीज़ें हैं जो मटेरियल के ऊपर होना लाजमी है। इसके बाद मटेरियल को कर देते हैं सेव। मटेरियल मास्टर को जब हमारा बन जाता है तो उसके बाद क्या चीज़ आती है जी? बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है कि हमने जो मटेरियल बना लिया उसके अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट लगाने हैं, कौन कौन सी चीज़ मिलके तो वो जो है वो बनेगी। तो बिल ऑफ मटेरियल को चेंज करने या क्रिएट करने के लिए क्या टी कोड है? अच्छा, इसमें केस स्टडी के अंदर ये फोरकास्ट का एक टैब दिया हुआ है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ कि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। मीन के जब ये हमारा प्रोडक्शन का सारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अभी हम सिंपल सीधा सीधा प्रोडक्शन का प्रोसेस एक दफा एग्जीक्यूट करें कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर एसएपी का जो प्रोसेस है वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है। फोरकास्टिंग कब होती है? कि जब हमारा 2-4 साल या 5 साल का डाटा सिस्टम के अंदर पड़ा हो, तो फिर हम उस डाटा को एनालाइज करके उसकी बुनियाद पर सिस्टम से कोई फोरकास्टिंग लें और जो प्रोडक्शन है, फ्यूचर प्रोडक्शन, उसको हम इसके अंदर लेके आए। तो मटेरियल मास्टर के बाद दो ही हमारे जो है मास्टर डाटा है, वो है एक बॉम है और एक राउटिंग है। ठीक है। तो केस स्टडी में इसने पहले राउटिंग की है, बॉम्ब अगले स्टेप पे किया है। तो राउटिंग को पहले कर लेते हैं। राउटिंग को क्रिएट या चेंज करने का तरीकाकार क्या है? वो ये है कि लॉजिस्टिक के अंदर हमने प्रोडक्शन, उसके अंदर है मास्टर डाटा, राउटिंग, और राउटिंग के अंदर स्टैंडर्ड राउटिंग्स और चेंज। ठीक है। तो इसका जो अपना टी कोड है वो है CA01। अगर हम टी कोड से भी जाएं तो CA01 से जा सकते हैं। उसके अलावा हम लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के अंदर हम जाएंगे जी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अंदर है जी मास्टर डाटा। ठीक है। और मास्टर डाटा के अंदर है जी राउटिंग, ये है जी राउटिंग, और इसमें है जी स्टैंडर्ड राउटिंग्स। अगर आप ये सारा देखें तो यहाँ पे है जी प्रोडक्शन, मास्टर डाटा, राउटिंग, राउटिंग स्टैंडर्ड्स और चेंज। ठीक है।
चेंज क्यों कर रहे हैं हम कि इस मटेरियल की अगर पहले किसी की बनी हुई है तो हम चेंज कर लेंगे, उसके अलावा अगर हम क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो राउटिंग के अंदर हमने देने होते हैं जी ऑपरेशन। ऑपरेशन किस तरह देते हैं जी, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मटेरियल दे के प्लांट दे देता हूँ कि कौन से प्लांट के ऊपर राउटिंग जो है हमने करनी है। ये इस मटेरियल की एक राउटिंग बनी हुई है। राउटिंग के अंदर ये स्क्रीन है, राउटिंग एसएपी की स्टैंडर्ड स्क्रीन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी राउटिंग वाले। यहाँ पे ये वो स्क्रीन है हमारी, स्लाइड जो आपके साथ शेयर किया, उसके अंदर ऑपरेशन है, वर्क सेंटर है, प्लांट है। ठीक है। तो राउटिंग के अंदर सबसे पहले ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन के ये जो प्रोडक्ट बनने जा रही है डीलक्स टूरिंग बाइक है, तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन क्या होना है, मटेरियल स्टैगिंग। मटेरियल स्टैगिंग होनी है और ये वाला वर्क सेंटर इस्तेमाल होना है। क्योंकि ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो एक सेम नेचर की है, तो उसमें जो पहले जो जितने भी वर्क सेंटर हैं वो सेम है। सेम क्यों है कि जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो एक ही इसी तरह एक ही मशीन के ऊपर होंगी। ये मशीन क्या हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, मशीन हो सकती है, या कोई भी हमारी इस तरह की चीज जो हमें वैल्यू एडेड सर्विस जितनी भी करने में इस्तेमाल होती हैं वो हमारे वर्क सेंटर होंगे। तो ऑपरेशन नंबर 10 के ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी ये ऑपरेशन नंबर है जी। ठीक है जी, उसकी कंट्रोल की, उसका प्लांट और वर्क सेंटर। ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है जी कि इसकी बेस क्वांटिटी कितनी है। बेस क्वांटिटी से क्या मतलब है कि इस जो प्रोडक्ट है इसके अगर हम 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मशीन का कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। इसमें मैं कह देता हूँ मशीन के 10 मिनट लगते हैं, लेबर के 15 मिनट लगते हैं, और टीयर डाउन अगर कोई इसमें टीयर डाउन टाइम है तो वही भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये टाइम है ये डिफाइन होता है हर ऑपरेशन का। अगर मैं ये स्क्रीन इसको आगे लेके चलूं तो वो जो टाइम हमने एंटर करके डबल क्लिक करके हर ऑपरेशन का दिया है, तो यहाँ पे बेस क्वांटिटी, मशीन, लेबर और टीयर डाउन। ठीक है जी। 3 एक्टिविटीज यहाँ पे अज्यूम की गई हैं कि हमारी 3 एक्टिविटीज जो हैं वो लगेंगी, और 3 एक्टिविटीज का हम बेस क्वांटिटी के हिसाब से इनका मिनट यहाँ पे दे देंगे। अब दूसरे ऑपरेशन की बारी आती है, तो दूसरे ऑपरेशन पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन के 20 मिनट लगते हैं, यहाँ पे 30 मिनट लगते हैं। ये एक मैं डमी टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको सिनेरियो समझ आ जाए, वरना टाइम वो एक्चुअल टाइम होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके लिए एसएमवीज स्टैंडर्ड मिनट वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड बना लिया जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर ये वाला ऑपरेशन करें तो कितना टाइम लगेगा। तो वो जो एसएमवीज कैलकुलेट होती हैं फिर वो एसएमवीज को एक स्टैंडर्ड बना के बेस क्वांटिटी रख के उसकी एक या दो कि एक एक को बनाने का कितना टाइम है या 10 को बनाने का कितना टाइम है, तो बाद में फिर जो ऑर्डर की क्वांटिटी होती है या रिक्वायरमेंट क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई होके उसके जो मिनट होते हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं कि इसको एस्टिमेटेड मिनट कितने लगेंगे। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर एक्चुअल जो मिनट्स हैं वो भी उसके हमारे पास आ जाते हैं। तो ये राउटिंग की स्क्रीन है, इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो करें रिजवान साहब। इसका ये है कि एक दफा अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो अभी हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर है तो वो बता डिफाइन देते हैं। डिफाइन किस तरह करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसे राउटिंग नाम है। जी जी, मैं डिफाइन की आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक ही मटेरियल की मल्टीपल राउटिंग्स भी बन जाती हैं, तो हम क्रिएट करते हैं जी, इसको वही मटेरियल देते हैं। ठीक है। और इसको मैं करता हूँ एंटर। एंटर करके इसको करता हूँ न्यू एंट्री। ठीक है जी। इसको करता हूँ एंटर। यूजेज इसका है जी प्रोडक्शन। ठीक है।
ये जो ये यूजेज क्या है प्रोडक्शन, ये जब भी किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन प्लान की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो वहां पे इसका यूजेज डिफाइन किए जाते हैं और स्टेटस भी इसके डिफाइन किए जाते हैं। तो जो फिर कंपनी के स्ट्रक्चर को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ये जो चीजें बनाई जाती हैं फिर वही उनको यूज करके आगे हम चीजें करते हैं। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट को लेके आगे हम, अभी मैं मटेरियल दिया, एंटर किया और यूजेज बताया जिसका यूजेज प्रोडक्शन में होना है और रिलीज जर्नल स्टेटस होना है इसका, जर्नल स्टेटस होगा इसका। और अब बारी आ जाती है ऑपरेशन की। अब ये ऑपरेशन वाली स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। ये इसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेशन होना है। तो ऑपरेशन होने के लिए हमें सबसे पहले जो जो हमारे पास कॉलम आ रहा है वो जो ऑपरेशन का, और उसके बाद आ रहा है जी वर्क सेंटर, ठीक है। कि वर्क सेंटर कौन सा इस्तेमाल होगा, उसका प्लांट कौन सा है और उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो वर्क सेंटर इस्तेमाल होगा वो हम केस स्टडी से वर्क सेंटर ले लेते हैं इसका। ये ASYY 1000 है, ये है जी ASSS, ये वर्क सेंटर है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा ऑपरेशन के ऊपर मैं, ठीक है। तो मशीन का कितने मिनट लगेंगे, बेस क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट एक आई है, हम इसको 100 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं कि ये जो हमारे मिनट्स हैं, अगर एक एक पीस के हमारे पास मिनट कैलकुलेट हो जाए तो हम 1 मिनट का भी दे सकते हैं। बेस क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं कि अगर कुछ मिनट्स हमारे पास पॉइंट्स में भी आ जाएं तो हम उसको कैलकुलेट करवाने के लिए बेस क्वांटिटी बढ़ा के तो यहाँ पे मिनट भी बढ़ा देते हैं। ये मैंने इसको यहाँ से बैक करता हूँ। अच्छा, ऑपरेशन के दो तरीके होते हैं कि यहाँ पे तो हम ऑपरेशन का कोड डिफाइन कर लें, ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ऑपरेशन के स्टैंडर्ड्स इसके अंदर नहीं है मेंटेन, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लें तो उसका कोड सेलेक्ट कर लें तो उसका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम आ जाए। ये है जी मटेरियल टैगिंग, ठीक है। तो ये एक ऑपरेशन डिफाइन हो गया है। ये जो हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल का इस वर्क सेंटर के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर अगर हम मटेरियल स्टैगिंग करें तो एक यूनिट को बनाने के लिए ये वाले मिनट लगेंगे। अगर इसको स्टैंडर्डाइज करना हो, लाइक हमने प्रोसीजर ही एक डिफाइन करके फिर रिपीट करना है इसको। स्टैंडर्डाइज से क्या करना चाह रहे हैं आप। जैसे अभी आपने कहा ना, अगर हम स्टैंडर्डाइज कर ले तो ये फिर वो उस स्टैंड लिस्ट में चला जाएगा। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड, ये मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड के अंदर ना यहाँ पे ऑपरेशन कोड भी डिफाइन हो जाते हैं, फिर हम ऑपरेशन कोड अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हाँ वो स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं कि बार बार ये जो स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग एरर्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो यहीं हमारा, पे डिफाइन हो जाएंगे इस लिस्ट में। हाँ जी, इसीलिए इसमें लिस्ट खुलेगी, लिस्ट के अंदर डिफाइन हो जाएंगे। तो ये है ऑपरेशन ऐड करने का। अगर इसके ऊपर ही हम कहते हैं जी ऑपरेशन नंबर 2 है, ये है जी ब्रेक अटैच, ठीक है। इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसका भी टाइम बता देता हूँ। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है कि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके जो राउटिंग्स और मिनट्स मिनट्स होते हैं ये हम वन टाइम देते हैं। इसके बाद फिर जब भी इसकी प्रोडक्शन होगी तो यही मिनट कैलकुलेट होंगे, बार बार हमें मिनट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। एक दफा हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, हमारी 4 से 5 अगर प्रोडक्ट हैं तो उन चारों प्रोडक्ट की हमने एसएमवी जो स्टैंडर्ड मिनट्स वैल्यूज हैं वो सेट कर ली। उसके बाद सिर्फ उसकी प्रोडक्शन होनी है, एस्टिमेटेड मिनट्स भी निकल आने हैं वहां से और एक्चुअल मिनट भी हमारे पास निकल आने हैं। तो ये बार बार की एक्टिविटी नहीं होती, ये मास्टर डाटा की एक्टिविटी है। और मास्टर डाटा एक्टिविटी वन टाइम होती है, साल में कभी कभार चेंज होती है जब बहुत ज्यादा कोई चेंज आ जाए, कोई रॉ मटेरियल चेंज हो जाए, मशीन की कोई कैपेसिटी या उसका कोई मशीन की स्पीड वगैरह चेंज हो जाए तो ये चीजें चेंज होती है, वरना ये चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है। जी ठीक। ऐसा जब आप ये फॉर्म ओपन करते हैं उसमें बेस क्वांटिटी आ रही है, उसमें आप 1 दे रहे हैं, तो वो क्या जी, करो वो बताइए। आप ये फॉर्म ओपन करते हैं ना फिल इसको करने डबल के क्लिक लिए कोई करता हूँ भी। मैं, डबल क्लिक करता हूँ तो ये बेस क्वांटिटी है, ठीक है। बेस हाँ जी, क्वांटिटी एक ये है वन। कि मैं ये कहता हूँ कि
ये जो डीलक्स बाइक है, एक प्रोडक्ट है, उसका एक पीस बनाने के लिए इतने मिनट लगते हैं। ठीक है। अच्छा। एक पीस अगर मैं कर दूं इसको 1,000, और फिर इन सब को मल्टीप्लाई 1,000 कर दूं, तो फिर भी रिजल्ट वही होंगे। और अगर मैं इसको बेस क्वांटिटी ए करके इंडिविजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर भी रिजल्ट वही होंगे। और ये जो यूनिट है, ये पीछे जाके जो ई ए आपने जो दिया हुआ ऑपरेशन यूनिट, जी तो जी। ये तो हर एक ऑपरेशन के लिए चेंज कर सकते हैं हम, मतलब हमारा प्रोडक्शन सेटअप एक टेक्सटाइल का है, एक कोई और फूड का है, तो उसमें ये सारे के सारे ये कहाँ किस लेवल पे सेट होते हैं, जैसे यूनिट आपने सेट किया ना ये वाला। ये यूनिट आता है मटेरियल से। जब जब मटेरियल ओपन होता है तो उस मटेरियल का बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट होता है कि ये मटेरियल केजी में है, पीसीज में है, सेट में है, मिनट्स में है। तो ये मटेरियल से यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका आता है। ठीक है। अच्छा। क्योंकि ये ठीक। मटेरियल की सारी वर्किंग हो रही है, तो मटेरियल के अंदर जो बेस यूनिट उसको रख देते हैं, वही बेस यूनिट आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये है जी राउटिंग का कॉन्सेप्ट, के एसएपी के अंदर राउटिंग इस तरह बनती है। आप इसके अंदर जितने मर्जी वर्क सेंटर ऐड करते जाएं और उनके टाइम देते जाएं, उनका नाम लिखते जाएं, तो ये एक इस तरह की लिस्ट हमारे पास बन जाती है जी। ये सारे ऑपरेशंस, उसके सारे मिनट। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह राउटिंग एसएपी के अंदर बन जाती है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। अच्छा, इसमें ये जो नेक्स्ट कॉलम थे वो चेक बॉक्स वाले, ये जब हम इस थ्रेडिंग पढ़ रहे थे तो आपने कहा था प्रैक्टिकल में जाके बता दूंगी। जी खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। ये सिर्फ चेक बॉक्स है। क्या इसका कोई लॉन्ग टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे चेक लगते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है। अगर इसका कोई टेक्स्ट कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है। प्रोडक्शन रिसोर्स टूल, क्या ये प्रोडक्शन रिसोर्स टूल है? प्रोडक्शन रिसोर्स टूल क्या होते हैं? कि प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई भी ऐसी हमारे जो पार्ट्स होते हैं जो वन टाइम कंज्यूम नहीं होते, हम एक दफ़ा उसे इशू तो करवा लेते हैं, लेकिन वो फौरन ही कंज्यूम नहीं होते। वो मतलब कि कुछ देर बाद या कंज्यूम होते हैं, बैचेस के अंदर कंज्यूम होते हैं, तो वो उनको प्रोडक्शन रिसोर्स टूल भी यूज़ कर लेते हैं हम उसके अंदर। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ रिपोर्ट, ये कुछ नहीं है इसमें। अगर इसको यहाँ पे इसकी जी जी, बोले रिजवान साहब। ये पीआरटी को अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसकी पीआरटी अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसकी लाइफ भी देनी पड़ेगी। हाँ ये जी, असल में कब जो तक ही ये यूज होगा और फिर पीआरटी उसके बाद एक्सपायर पीआरटी होगा। किस पीआरटी किस लिए यूज होता है कि पीआरटी जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल भी एज ए पीआरटी ओपन होता है प्रोडक्शन रिसोर्स टूल के। ठीक है। तो वो प्रोडक्शन रिसोर्स टूल का चेक यहाँ पे अनहाइड है। हम्म, जब मटेरियल प्रोडक्शन रिसोर्स टूल का होगा तो ये फील्ड पे एक्टिव हो जाएगी, जहाँ पे आप इसको चेक कर देंगे कि ये मटेरियल हमारा पीआरटी है, नॉट फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स। ये हमारा पीआरटी मटेरियल है। ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा एक उसमें फंक्शनलिटी दी गई है, और इसके अंदर इसका नहीं है कुछ भी। और ये बाकी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, किसी को क्लासिफिकेशन हम्म, है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, पीरियड डिपेंडेंट, या क्या ये पीरियड डिपेंडेंट अगर है तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो ये कुछ चेक बॉक्स हैं, और इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। जो मेजर चीज़ वो यही है, ऑपरेशन उसका, वर्क सेंटर, प्लांट कौन सा है उसका, और ऑपरेशन का नाम क्या है, और मिनट कितने लग रही है। ठीक है। क्योंकि इसके आगे जो चीज़ें हैं वो आगे आगे बहुत ठीक। चीज़ें निकलेंगी आगे। ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अच्छा, एक सबसे पहले जो मास्टर डाटा हमने किया वो मटेरियल, मटेरियल के बाद हमने की राउटिंग, और राउटिंग के बाद आ जाते हैं जी बॉम्ब के ऊपर। ठीक है जी। केस स्टडी के अंदर चले जाते हैं जी। केस स्टडी के अंदर अच्छा, ये केस स्टडी आपको ना रिजवान साहब मैं रिवाइज कर दूंगा। केस स्टडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस चलने के बाद की चीज़ें जब एग्जीक्यूट होती हैं, वो मतलब कि ऐसी चीज़ को जहन में रख के ये चीज़ बनाई गई है कि एक इंडस्ट्री पिछले 5-6 साल से चल रही है और उसके एसओपीज को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो
मास्टर डेटा के अंदर जो हमने मटेरियल किया, उसके बाद राउटिंग की, अब आ जाते हैं बॉम्ब के ऊपर। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? तो ठीक। इसका पाथ आपको मैं देता हूँ। पाथ इसका क्या है जी? ये है लॉजिस्टिक, इसके अंदर प्रोडक्शन, इसके अंदर है जी मास्टर डाटा, और इसके अंदर है बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल के अंदर मटेरियल बॉम्ब, ये CS01 इसका टी कोड है। CS01 किसी भी मटेरियल का बॉम्ब बनाने के लिए यूज होता है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो मटेरियल खुल जाएगा। एंटर करेंगे, अगर उस मटेरियल का बॉम्ब बना हुआ तो वो बता देगा कि इसका ऑलरेडी बॉम्ब बना हुआ है। अल्टरनेटिव बॉम्ब एडिड टू बॉम्ब। अल्टरनेटिव क्या होता है जी? इसके अंदर ये अल्टरनेटिव होता है कि एक मटेरियल की अगर मल्टीपल बॉम्ब्स हैं, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, एक के अंदर कोई स्टिकर और है, दूसरे के अंदर स्टिकर और है, और एक के अंदर कुछ और रॉ मटेरियल लग रहा है, एक के अंदर कुछ और लग रहा है, तो इसके वेरिएंट्स बन जाते हैं बॉम्ब के। तो अल्टरनेटिव बॉम्ब के थ्रू इसको हम जो है वो कर लेते हैं। अब इसका जो बॉम्ब बना हुआ है वो भी दिखा दूं, और मैं क्रिएट जो भी, वो भी दोनों आपको दिखा देता हूँ। इसको चेंज करता हूँ, इस मटेरियल को। एंटर। इसके अंदर क्या आ रहा है जी? ये मटेरियल है, और ये वाला प्लांट है, और इसके अंदर ये वाले आइटम्स हैं। और आइटम्स के अंदर कंपोनेंट कौन से लगे हुए हैं जी? ये वाले कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के आगे क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है जी। क्वांटिटी कितनी कितनी लगेगी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज कितनी कितनी लगेगी। मटेरियल, जो फिनिश मटेरियल जो उससे बनना है, और इसके रॉ मटेरियल्स। ठीक है। रॉ मटेरियल्स के अंदर ये जो एग्जांपल के अंदर यहाँ पे बॉम्ब है हमारे पास, ये देखिए। इसके अंदर जो सारी की सारी वो चीजें हैं, वो जो हम बॉम्ब के अंदर एक चीज को बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने दो चीजें बताई थी, एक सिंगल लेवल बॉम्ब और एक मल्टी लेवल बॉम्ब। सिंगल लेवल बॉम्ब क्या होता है कि एक हमने जो फिनिश मटेरियल बनाना है उसका सिर्फ एक ही बॉम्ब है। तो मल्टी लेवल बॉम्ब क्या होता है कि एक जो मटेरियल बन रहा है उसके अंदर जो कंपोनेंट लग रहे हैं उस कंपोनेंट का फर्दर आगे बॉम्ब है। ठीक है। तो जब भी हम बॉम्ब बनाते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटस होता है असेंबली का। असेंबली का स्टेटस क्या होता है कि इसके ऊपर अगर हम डबल क्लिक करेंगे कि फर्दर इसकी आगे असेंबली है, जो हम मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं या बॉम्ब बना रहे हैं उसकी फर्दर आगे असेंबली है। तो ये है जी मल्टी लेवल बॉम्ब। तो बॉम्ब जब बनाते हैं तो बॉम्ब के अंदर भी राउटिंग की तरह बेस क्वांटिटी होती है, कि ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये किस बेस के ऊपर दे रहे हैं। इतनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये वाली क्वांटिटी चाहिए होती है। तो अगर मैं हेडर के ऊपर क्लिक करूं तो हेडर के अंदर यहाँ पे बेस क्वांटिटी आ रही है कि कितनी बेस क्वांटिटी जो है के ऊपर हम ये कंजम्पशन दे रहे हैं। और उसके बाद बॉम्ब के अंदर स्टेटस आता है इसका। बॉम्ब का स्टेटस 1 या 2। 1 और 2 क्या है कि क्या ये बॉम्ब एक्टिव है या इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब है कि जब भी इस ये बॉम्ब प्रोडक्शन में कहीं पे भी यूज होगा तो इसका स्टेटस एक्टिव है, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट या इसकी कंजम्पशन दी गई है वो यूजेबल है। दूसरा है इनएक्टिव। अब्दुल्ला नहीं करो। इनएक्टिव से मुराद है कि जब भी ये अगर मटेरियल कहीं प्रोडक्शन में अगर यूज होता है तो उसका जो यूजेज है वो इनएक्टिव है, उससे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ली जाएगी, उसका कोई भी आगे यूज नहीं होगा। तो बॉम्ब के हेडर के अंदर एक तो मेजर चीज ये है कि इसकी बेस क्वांटिटी होती है, और दूसरा इसका स्टेटस होता है। उसके बाद यहाँ पे होता है जी एडिशनल डाटा। मैं एक